नमस्कार। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जो हमारे काम आएगा ईओ तथा आरओ एग्जाम जो आरपीएससी के द्वारा लिया जाएगा उसमें। पिछले हम लोगों ने 4 जो वीडियो बनाए हैं उनके अंदर सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 12 तक को पढ़ा है और हम लोग इनको डिटेल में पढ़ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि ये वीडियो छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आ जाए और एक एक दो दो ही हम लोग जब सेक्शन पढ़ते जाएंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हमारी समझ ज्यादा बेहतर बनती है। बेसिकली मैं सारा का सारा जो एक्ट है वो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर पढ़ाऊंगा, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और आगे पढ़ते रहिए। अपने जो नोट्स हैं वो भी इसके साथ बनाते रहिए और नोट्स की जरूरत रहे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अपना ऑफलाइन सेंटर भी है जो कि रिद्धि सिद्धि के मंगलम मॉल में है। तो 12 तक हम लोगों ने जो सेक्शन थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज चैप्टर 2 के जो सेक्शन 13 है उसको पढ़ेंगे। तो सेक्शन 13 धारा 13, सेक्शन 13, सेक्शन 13 का संबंधित है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी वार्ड या इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी वार्ड, यानी प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली। इलेक्टोरल रोल मतलब होता है वोटिंग लिस्ट, जो हम लोगों ने सुना होगा कि जब भी हम चुनाव में वोट देने जाते हैं तो पहले एक वोटिंग लिस्ट आती है, उस वोटिंग लिस्ट में हमारा नाम होता है, उसके आधार पे हमारे घर पे पर्ची आती है और पर्ची के आधार पे हम लोग वोट दे के आते हैं। तो इस जो सेक्शन 13 में रहेगा इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी वार्ड, इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी वार्ड, एवरी वार्ड, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली। निर्वाचक नामावली क्या मतलब रहेगा? वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, यानी जिस लिस्ट के अंदर जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम रहेंगे। अब ये जो वोटिंग लिस्ट रहेगी, वोटिंग लिस्ट के आधार पे हम लोग वोट डालेंगे। अब सरकार के सामने ये जिम्मेदारी आती है, इस वोटिंग लिस्ट को बनाएगा कौन। अब इस वोटिंग लिस्ट को तैयार करने के लिए, उसके पुनरीक्षण के लिए, उसके उपांतरण के लिए, उसके अद्यतन के लिए, उसके प्रकाशन के लिए, फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द रिवीजन, फॉर द अपडेशन, for the modification or for the publication of this electoral roll, there is an officer, that is electoral registration officer। एक ईआरओ को अपॉइंट किया जाता है, यानी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का यहां पर अपॉइंटमेंट रहेगा। बेसिकली इसके अंदर ईआरओ को, ईआरओ ये रहेंगे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ऑफिसर यानी निर्वाचन, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। सेक्शन 13 के अंदर एक ईआरओ को, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लगाया जाएगा। बेसिकली जो ईआरओ है उसकी जो नियुक्ति रहेगी वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। ये जो ईआरओ है राज्य इलेक्टोरल या निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है और ये अधिकारी राजस्थान सरकार के किसी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो सकता है या लोकल अथॉरिटी का कोई अधिकारी हो सकता है। इसकी जब अपॉइंटमेंट की बात करते हैं हम लोग, पहले अपॉइंटमेंट करें फिर इसके बाद में काम देखेंगे इसका। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट यानी इसे नॉमिनेट या अपॉइंट किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। सेक, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग इसको अपॉइंट करता है और ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है ये राजस्थान सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर या फिर किसी लोकल अथॉरिटी का अधिकारी होता है, लोकल अथॉरिटी, यानी किसी स्थानीय निकाय के अधिकारी को भी हम लोग ईआरओ बना सकते हैं। राज्य सरकार का अधिकारी रहेगा तो राज्य सरकार से पहले राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन पूछेगा कि हमारे को एक ईआरओ को अपॉइंट करना है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट करना है। फिर राज्य सरकार उन्हें एक अधिकारी दे देगी, उस अधिकारी को ये अपॉइंट कर देंगे। अब ये जो ईआरओ बनेंगे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसका काम क्या रहेगा ये देखना है।
तो हम सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 13 के अंदर रजिस्टर यानी कि इलेक्टोरल रोल को तैयार करना, यहाँ पे इसका काम रहेगा प्रिपरेशन प्रिपरेशन के बाद में रिवीजन, मॉडिफिकेशन अपडेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। यानी जो वोटिंग लिस्ट रहेगी, निर्वाचन नामावली रहेगी, उसको ये ईआरओ तैयार करेगा, उसका पुनरीक्षण करेगा, उसको उपांतरित करेगा, यानी पुनरीक्षित करता है, उपांतरित करता है, अपडेशन मतलब अद्यतन करेगा, और उसका प्रकाशन करवाएगा। प्रकाशन, ये 5 काम है, ये याद रखने हैं हमारे को। बेसिकली ईआरओ किसी भी वोटिंग लिस्ट को तैयार करने की जिम्मेदारी ईआरओ की होती है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की। उसके रिवीजन की तैयारी इन्हीं की काम होता है। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, उपांतरित करना है, तो ये भी इनकी जिम्मेदारी रहेगी। उसको अपडेट करना है, यानी किसी एंट्री को शामिल करना है, किसी एंट्री को बाहर करना है। किसकी डेथ हो गई तो उनका नाम हटा देंगे, किसी का नया जोड़ेंगे, किसी का एक वार्ड से हटाएंगे दूसरे वार्ड में जोड़ेंगे, या किसी व्यक्ति ने हटा लिया है अपडेट करेंगे, नाम को सही करना, माता पिता के नाम को सही करना, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। उसका अपडेशन करना, बाद के अंदर प्रकाशन। इसलिए हम लोग चुनावों के अंदर देखते हैं कि हमारे को जो वोटिंग लिस्ट मिलती है, इलेक्टोरल रोल जो मिलता है, उसका पब्लिकेशन भी ईआरओ करवाता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि राज्य सरकार या किसी लोकल अथॉरिटी का अधिकारी होता है, जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है इन 5 कामों के लिए। अब क्या होता है कि ये ईआरओ है, इसका काम इतना ज्यादा है क्योंकि वोटिंग लिस्ट बनाना ही सबसे भारी काम होता है किसी भी चुनाव के अंदर, क्योंकि एक जने का नाम और 5 काम दे दिए, यानी हमेशा उनको अपडेट रहना पड़ेगा, इलेक्टोरल रोल को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, उसको रिवाइज्ड भी करना पड़ता है और पब्लिकेशन भी करना पड़ता है। यानी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है। जब कंटिन्यूअस प्रोसेस करती है तो एक व्यक्ति तो काम कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करता है, जो ये ईआरओ है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हर वार्ड में किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए। ये उसे एम्प्लॉय कर सकता है। ईआरओ कैन एम्प्लॉय ए पर्सन फॉर प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। यानी ईआरओ क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, उसको एम्प्लॉय करेंगे, उसे एम्प्लॉय करेंगे 2 कामों के लिए। एक तो प्रिपरेशन, दूसरा है रिवीजन ऑफ ईआर, इलेक्टोरल रोल। यानी वोटिंग लिस्ट, इलेक्टोरल रोल बनाने की, उसको तैयार करने के लिए और उसे पुनरीक्षित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक वार्ड के लिए ये ईआरओ एम्प्लॉय कर देगा, यानी उन्हें नौकरी पे लगा देता है। उसके बाद में क्या होता है कि काम बहुत ज्यादा है, तो अब क्या किया जाएगा, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट ईआरओ की भी नियुक्ति कर देता है। तो ये भी पॉइंट लिखेंगे हम लोग। स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन अपॉइंट one or more assistant ERO, यानी जो राज्य निर्वाचन आयोग है, एक या एक से अधिक जो सहायक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कर सकता है। अब ये जो सहायक निर्वाचन अधिकारी रहेंगे या रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहेंगे, ये कंट्रोल में रहेंगे ईआरओ के, यानी ईआरओ जो इनको कहेगा वह काम ही ये सारे के सारे असिस्टेंट अधिकारी करेंगे। अब क्या होता है, ईआरओ के काम हम लोगों ने देख लिए। ईआरओ कौन होता है, एक व्यक्ति को एम्प्लॉय कहते हैं प्रत्येक वार्ड में, ताकि वो प्रिपेयर और रिवाइज कर सके इलेक्टोरल रोल वोटिंग लिस्ट को। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग
एक या एक से अधिक ईआरओ को भी अपॉइंट कर सकता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद में जो ये वोटिंग लिस्ट बनेगी, इलेक्टोरल रोल बनेगा, इसमें शामिल कौन होगा ये देखना जरूरी है। यानी इलेक्टोरल रोल में नाम किसका आएगा, निर्वाचक नामावली में रोल में नाम किसका रहेगा, कौन व्यक्ति है जिसको वोटिंग लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पहला तो उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी उम्र ग्रेटर देन 18 ईयर्स, 18 या 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होना चाहिए, उसका ही वोटिंग लिस्ट में नाम आता है। बेसिकली हिंदुस्तान के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि वयस्क मताधिकार की हमारे को अधिकार है। जब तक 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक हमारी उम्र वोट देने की थी या इलेक्टोरल रोल में शामिल होने की हमारी उम्र थी 21 साल। फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 61वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद में हमारी उम्र 21 से घटा के 18 साल कर दी, यानी 18 साल की उम्र में हम लोग वोट दे सकते हैं। वोट देने के लिए पहले हमारा वोटिंग लिस्ट में नाम आना जरूरी है, नाम आना जरूरी है मतलब हम लोग इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के लिए मिनिमम उम्र हमारी चाहिए 18 वर्ष। 18 वर्ष के हैं तो हम लोग इसमें नाम आएंगे। क्या हर व्यक्ति को शामिल कर लिया जाएगा, कोई व्यक्ति गांव से आया है क्या उसे शामिल कर लिया जाता है किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में, नहीं। यहां पर दूसरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रेजिडेंट ऑफ द वार्ड, यानी वार्ड का निवासी, रेजिडेंट ऑफ द वार्ड। यानी हम लोगों ने पहले भी देखा था कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी को वार्डों में बांटा जाता है ताकि वहां पे चुनाव करवाए जा सके। तो जब चुनाव करवाने हैं तो हमें वार्डों में बांटने हैं, जब वार्ड में बांट दिया जाएगा तो उस वार्ड का जो व्यक्ति निवासी है उस व्यक्ति को जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है उसको इस वोटिंग लिस्ट में इलेक्टोरल रोल निर्वाचक नामावली में हम शामिल करेंगे। क्या हर निवासी को शामिल करेंगे, कुछ लोग होते हैं जैसे कि बेसिकली हम लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं वो बाहर गांव से आते हैं शहर में बसते हैं, तो क्या हमारा नाम भी वोटिंग लिस्ट में होता है, नहीं, हम लोग वोट नहीं देते। कारण क्या रहता है, क्योंकि हम लोग यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं होते। तो ऐसे लोग जो कि शहर में बसे हुए हैं लेकिन उनको वो वहां के रेजिडेंट नहीं है तो उनको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारी शहर में या पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटी में प्रॉपर्टी होती है फिर भी हमारे को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि हम लोगों ने तब तक और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं बनवाए। कई बार क्या होता है हम लोग लंबे समय तक शहर में रह जाते हैं, कारण क्या रहता है, कई बार हॉस्पिटल में भर्ती रहे या अगर कोई व्यक्ति पागल है तो म्युनिसिपैलिटी के पागल खाना एरिया में वो रहेगा, तो क्या उसे शामिल कर लिया जाएगा, नहीं शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भी ये रहता है कि मान लो कोई एमएलए है या कोई एमपी है, रहते किसी म्युनिसिपैलिटी एरिया में शहर में है और वो चुनाव किसी दूसरी जगह से लड़ते हैं, तो ज्यादातर वो अपने विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, तो लंबे समय तक यहाँ पे रहते हैं नहीं, तो क्या उनका नाम हटा दिया जाता है, नहीं हटाया जाता। बेसिकली ये अपने को याद बेसिकली बताने के लिए था, जो नीचे हमारे बैरेट के अंदर दे रखा है, अपने को याद रखना है सेक्शन 13 के अंदर कि निर्वाचक नामावलियां बनाना, इलेक्टोरल रोल जो वाली बात आती है वो सेक्शन 13 के अंदर आती है। और ये निर्वाचक नामावलियां बनाने के लिए जिस अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, जिस व्यक्ति को नॉमिनेट किया, नाम निर्दिष्ट किया जाता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। और इस निर्वाचन अधिकारी को अपॉइंट करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये जो अधिकारी रहेगा ये राज्य सरकार का अधिकारी रहेगा या किसी लोकल अथॉरिटी का अधिकारी रहेगा, ये हमेशा डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर रहेगा राज्य निर्वाचन आयोग के। इस अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रत्येक वार्ड के अंदर एक व्यक्ति को एम्प्लॉय किया जा सकता है ताकि उस व्यक्ति के द्वारा जो निर्वाचक नामावलियां हैं उन्हें तैयार किया जा सकते, उनके पुनरीक्षण किया जा सकते। और जो ईआरओ होता है उसके 5 काम होते हैं, प्रिपरेशन, रिवीजन, मॉडिफिकेशन, अपडेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। किसी भी निर्वाचक नामावली को तैयार करना, उसका पुनरीक्षण करना, उसको उपार्जित करना, उसका अद्यतन करना और उसका प्रकाशन करना। इसके अलावा इसको सहायता प्रदान करने के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो एक या एक से ज्यादा असिस्टेंट ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। और जो असिस्टेंट ईआरओ रहेगा वो डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा ईआरओ के। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि कौन से व्यक्ति रहेंगे जिनका मतदाता सूची में नाम रहेगा, यानी 18 वर्ष से हमारी उम्र ज्यादा होनी चाहिए और हम लोग उस वार्ड के निवासी होने चाहिए। इसके बाद में एक बात आती है कि कब हम 18 साल के होंगे। अब 18 साल की गणना करने के लिए जो क्वालिफाइंग डेट रहेगी वो 1 जनवरी रहेगी।
क्वालिफाइंग डेट, क्वालिफाइंग डेट कि हम 18 वर्ष कौन सी तारीख से हो रहे हैं, तो ये 1 जनवरी, 1 जनवरी की पहली तारीख होगी। मान लो कि मेरा जन्म 29 नवंबर को हुआ, तो मुझे 18 वर्ष का होना है, तो मैं अगली जो फर्स्ट 1 तारीख होगी उसको कितने साल का था उस आधार पे मैं 18 वर्ष के नाम जोड़ा जाएगा। यानी क्वालिफाइंग डेट याद रखनी है 1 जनवरी, ये रहेगा। फिर एक व्यक्ति होता है, उसका एक ही वार्ड में नाम आता है, एक ही जगह वो वोट कर सकता है, एक ही व्यक्ति को वोट कर सकता है। फिर आते हैं हम लोग हमारे जो सेक्शन है सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14, सेक्शन 14, सेक्शन 14, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल। डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल। किसी भी निर्वाचक नामावली में हमारी क्या क्या निर्योग्यताएं रहेगी, क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन रहती है। बेसिकली इसमें क्या है कि 3 चीजों को डिस्क्वालिफाइड माना गया है कि हम लोगों का नाम, बेसिकली इसमें यह समझाया गया है कि हम लोगों का नाम किसी भी निर्वाचक नामावली वोटिंग लिस्ट से कब हटाया जा सकता है। इसमें 3 आधारों को अपने को याद रखना है। पहला, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट ए सिटीजन, अगर हम भारतीय नागरिक नहीं रहे या भारतीय नागरिक नहीं है तो हम लोगों का नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा या हमारा नाम जोड़ा ही नहीं जाएगा। क्या विदेशी वोट डालते हैं? नहीं डालते। अगर हम विदेशी हो गए तो हम भी वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। भारत में वोट डालने का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को रहेगा। तो पहला आपकी क्वालिफिकेशन, कॉमन क्वालिफिकेशन हो जो सभी चुनावों के लिए जरूरी होती है, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है हमारी if a person is declared as unsound mind by the competent court, unsound mind यानी विकृचित हो जाए, unsound mind यानी अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया, विकृचित हो गया तो उसका नाम भी निर्वाचक नामावली में नहीं जोड़ा जाएगा या उसका नाम हटा दिया जाएगा। अब ये पागल घोषित कौन करता है? बातचीत में हम लोग सामान्य कह देते हैं किसी को ए पागल, तो उसका नाम हटा दिया जाएगा? नहीं। किसी भी व्यक्ति को पागल घोषित करने के लिए कंपिटेंट कोर्ट, एक सक्षम न्यायालय होता है, सक्षम न्यायालय के सामने डॉक्टर की रिपोर्ट जाती है और कोर्ट के द्वारा ही किसी व्यक्ति को पागल घोषित किया जाता है, अदरवाइज पागल व्यक्ति नहीं होता है। इसके अलावा जो तीसरी डिस्क्वालिफिकेशन है वो है करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन से रिलेटेड करप्ट प्रैक्टिसेस में, करप्ट प्रैक्टिसेस यानी चुनावों से संबंधित भ्रष्ट आचरण के कारण डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है किसी भी कानून के द्वारा। यानी चुनावों में हम लोग भ्रष्ट आचरण करते हैं, इससे सेक्शन के अंदर भी हम लोग देखेंगे भ्रष्ट आचरण जब सेक्शन 29 पढ़ेंगे। यानी कि हम लोगों ने किसी भी चुनाव में भ्रष्ट आचरण कर दिया है, गलत तरीके से वोटिंग डाल दी, एक बार 2 वोट डाल के आ गए, या किसी को रिश्वत दे दी, या किसी से रिश्वत ले ली, या पैसे ले लिए, शराब ले ली, इस टाइप की प्रैक्टिसेस कर देते हैं तो हम लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। या फिर हम लोगों ने कोई चुनाव अपराध कर दिया है, इलेक्शन ऑफेंसेस एंड ऑफेंसेस। जैसे ही हम लोगों पे ये चार्जेस लगते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑफेंसेस के, यानी भ्रष्ट आचरण और अपराध के, उसी तुरंत फोर्थविथ उसी कंडीशन के दौरान और उसी तुरंत कार्रवाई से हमारा नाम निर्वाचक नामावली वोटिंग लिस्ट इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाता है। क्या ये परमानेंट होती है डिस्क्वालिफिकेशन? नहीं। जो तीसरी डिस्क्वालिफिकेशन है करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑफेंसेस वाली, ये परमानेंट नहीं होती। इसका ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है जिससे करप्ट प्रैक्टिसेस के जो चार्ज थे, ऑफेंसेस थे, उसकी सजा पाली, उसके बाद में उस व्यक्ति को अब क्या, वो अब पुरानी पोजीशन में आ गया है, यानी कि एक लंबा टाइम हो गया या प्रिस्क्राइब पीरियड था, या जो सक्षम न्यायालय था उसने वापिस उस पर ये जो चार्जेस थे उसके द्वारा ये खत्म कर दिए गए हैं, तब उस व्यक्ति का नाम तुरंत कार्रवाई से इलेक्टोरल रोल में जोड़ दिया जाएगा। यानी कि पहली लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा जाता अगर सिटीजन नहीं है तो, अगर हम पागल हो गए तब भी नाम नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर हम करप्ट प्रैक्टिसेस में पकड़े गए थे, अपराध किया था चुनावी, उसके बाद में हम लोग अपराधों से मुक्त हो गए, उस कंडीशन में हमारा नाम जोड़ा जा सकता है। जब तक हमारे पे चार्जेस रहेंगे तब तक हमारा नाम इसमें नहीं रहेगा।
ये था हमारा सेक्शन 40। तो आज हम लोगों ने ये दोनों सेक्शन देखे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा सेक्शन 14, 16 जो भी आगे के सेक्शंस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। बेसिकली वीडियो में देरी होने के और भी कारण, कई बार पर्सनल कारण भी रह जाते हैं, कई बार नेट इश्यू भी रहता है, इस कारण से भी नहीं आया। नहीं, अब रेगुलर रहेंगे और आप कंटिन्यू देखते रहिए। और पढ़ाई को इसके साथ ही क्या है, बेसिकली ये पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में हमारे 40 सवाल आएंगे और हमारा जो पार्ट फर्स्ट है उसमें 80 सवाल आएंगे। तो कंटिन्यू बराबर कमांड रखनी है हमारे को। देखिए यहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा बेहतर रहने वाला है कि हम लोगों का किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। यानी सभी पे जब हमारी कमांड होगी तभी हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे होंगे। और हम लोग कई बार ये सोच रहे हैं कि ये तो भर्ती तो केवल 63 लोगों की है, हमारा सिलेक्शन कहाँ पे होगा। देखिए अपना जो कंपटीशन है, बेसिकली हम अपने आप को पूर्ण तैयारी के अंदर लगाएं। यानी हम अपने पूरे एफर्ट लगाएंगे, पूरी जान झोंक देंगे। और ये मान के चलना कि जो जान झोंक देता है उसका सिलेक्शन 100% होता ही है। अगर हम लोगों ने पूरे एफर्ट करेंगे तो हम लोग उस दिन निराश नहीं रहेंगे। यानी कि जब रिजल्ट आएगा वो दिन हमारा खुशी वाला दिन रहेगा। पूरे एफर्ट करेंगे। एक ध्यान रखना, फेल वही होता है, असफल वही होता है जिसने अपने पूरे प्रयास नहीं किए थे। जो पूरे प्रयास कर लेता है, फुल एफर्ट्स करता है, उसका 100 डैम श्योर अगर एक भी सीट होती तो भी सिलेक्शन होता। किसी भी एग्जाम में फॉर्म भरे जाना और उसमें सिंसियरिटी से तैयारी करना दोनों डिफरेंट थिंग होती है। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म भर देते हैं कि कई बार समाज को दिखाने के लिए, परिवार वालों को बताने के लिए कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सिंसियरिटी से उस फॉर्म भरा है, हमने फॉर्म के पैसे जमा कराए हैं, उसके अलावा हमारे पास रिसिप्ट है, उसके अलावा जिस चीज की जरूरत होती है कि तैयारी करनी है वो तैयारी हमारे पास नहीं है। और ये देखना, ये जो पद है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पद है, ये प्रतिष्ठित पद है, इस पद के लिए हमें जान लगानी होगी। अगर हम लोगों ने यह अवसर गवाया तो ये मान के चलना कि अगले 7-8 सालों तक नया अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि पिछली भर्ती 2015 की थी, 15 के बाद में 22, मतलब 7 सालों बाद में कोई वैकेंसी आती है और इतना इन्फ्लुएंशियल और बेहतरीन पद है, इसको हमें हर हाल के अंदर इस अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को हम लोगों को सफलता में बदलना ही होगा। यानी दिस अपॉर्चुनिटी मस्ट बी चेंज इनटू आवर सक्सेस। जब हमारी सफलता में बदलती है, सफलता में बदलने के लिए जान लगानी पड़ेगी और हमारे को एक एक पॉइंट पे बहुत सिंसियरिटी से, हम लाइट नहीं ले सकते। अभी हम लोग कई बार जैसे कि बड़ा वर्ग है वो लाइट लेके चलता है कि हम लोग बाद में कर लेंगे। बेसिकली जो लो है ये बाद में नहीं होती, ये थोड़ी थोड़ी होती है लेकिन कंटिन्यूअस होती है। लो की एक खास बात होती है, जैसे मैंने खुद ने लो किया है तो मुझे ये, जैसे कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे आपको बताऊं कि आपको ये निरंतर पढ़ना होगा, कंटिन्यूटी जरूरी होती है और थोड़ी 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 थोड़ी, और जो पुराना जो है उसे रिवाइज करते चले। यानी जब हम लोग सेक्शन 54 पे पहुंचे तो हमें सेक्शन 12 भी पता होना चाहिए, सेक्शन 13 भी पता हो, सेक्शन 6 भी पता हो। यानी कि हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला वॉश आउट होता जा रहा है। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान रखें और जो बाकी का सिलेबस है उसे भी पढ़ें। और भी कोई आपको गाइड की जरूरत होती है, और भी कोई असिस्टेंस की जरूरत होती है, तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है मंगलम मॉल, रिद्धि सिद्धि जयपुर के अंदर, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आ सकते हैं पर्सनली। जैसे कि मैं भी गाइड कर दूंगा या जो भी यहाँ पे रहेंगे वो आपको प्रॉपरली तरीके से गाइड करेंगे। क्योंकि शिक्षा है और शिक्षा एक दूसरे का हम लोग जब साथ देते हैं तो भी वो पूर्ण होती है। क्योंकि हम लोगों ने कुछ चीजें जानी है तो हम लोगों की जिम्मेदारी है वो आप लोगों को बताएं। आप लोग कुछ चीजें जानते हो वो किन्हीं और लोगों को बताएं, तो पर्टिकुलर एक चेन बनती है, तो ज्ञान की श्रृंखला बह चलती है। तो विश यू गुड लक और लगातार अपनी तैयारी में बने रहिए। नमस्कार।